मैं ना लड़ता हूं ना लड़ाता हूं, ना चीखता हूं ना चिल्लाता हूं, ना बांटता हूं ना तोड़ता हूं, ना झूठ दिखाता हूं ना एजेंडा चलाता हूं। मैं पत्रकारिता का धर्म निभाता हूं। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूं। मैं बेखौफ होकर आपके मुद्दे उठाता हूं। मैं देश के सबसे बड़े सिंहासन तक आपकी आवाज पहुंचाता हूं। मैं रोज भारत का सबसे बड़ा सवाल उठाता हूं। सबसे बड़ा सवाल संदीप चौधरी के साथ रोज शाम 6:56 पर। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं कर्नाटक की, कर्नाटक राज्य की। आज से 1 महीने 1 दिन बाद यानी कि 10 मई को कर्नाटक की राजनीतिक किस्मत और पार्टियों की भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। बड़ा राज्य है कर्नाटक, ना सिर्फ देश का बल्कि खास अगर हम दक्षिण भारत की भी बात करें। 224 विधानसभा सीटें हैं, 113 सीटों का वो बहुमत का जादुई आंकड़ा है जिसे छूने और पार करने का ख्वाब, सपना तमाम राजनीतिक दल संजोए हुए हैं। पहली नजर में यह लड़ाई, सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई देती है। दक्षिण में कर्नाटक वो इकलौता राज्य है जहां कमल खिला ही नहीं, फला फूला भी। तो जो मई में चुनावी नतीजे आने वाले हैं वो आने वाली राजनीति की तस्वीर, उसकी सूरत और सीरत पर कितना असर डालेंगे, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। क्योंकि दरअसल इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है इस चुनाव को, और इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। और उसके बाद मदर ऑफ ऑल फाइनल्स लोकसभा चुनाव होंगे। तो लोकसभा चुनाव के बारे में क्या अंदाजा लगेगा कर्नाटक से, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। हालांकि अतीत हमें बताता है कि विधानसभा के नतीजे कुछ और होते हैं और लोकसभा के नतीजे कुछ और हमने देखे भी। 2018 में कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 104 सीटों के साथ। कांग्रेस वोट प्रतिशत ज्यादा लेकर आई, लगभग 2% वोट ज्यादा थे, लेकिन सीटें आई 80। पर जेडीएस के साथ गठबंधन करके वो सरकार बनाने में कामयाब हुए। बाद में खैर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया और बीजेपी की सरकार बन गई। आज भी वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो जो ये लड़ाई होने वाली है, ये महज एक विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा की झलक हमें दिखेगी। और इसमें ये लड़ाई चेहरों की, स्थानीय चेहरों की होगी क्या? दोनों ही खेमों से दो बड़े बड़े चेहरे हैं। बीजेपी के बसवराज बोम्मई जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और बीएस येदियुरप्पा, सबसे बड़े, सबसे कद्दावर नेता बीजेपी के कर्नाटक में। वो थोड़ा बैकफुट पर चल रहे हैं, पर्दे के पीछे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं बीएस येदियुरप्पा। कैंपेन कमेटी के तो खैर अध्यक्ष बनाया गया है, पर चेहरा किसका होगा? और बीएस येदियुरप्पा, इज ही विलिंग टू थ्रो इन द टॉवल? किसी और के हाथ में सत्ता देकर क्या वो सहज महसूस करेंगे? अभी तो दे रखी है बोम्मई को। और उधर कांग्रेसी खेमे में सिद्धरमैया जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2013 से 2018, और डीके शिव कुमार, दोनों में से चेहरा कौन होगा? और इन चेहरों में खेल जातीय समीकरण का भी अटका हुआ है। लिंगायत और वो का लिग्गा,
दो बड़े समुदाय वहां पर, 17% वोट बैंक लिंगायत का है, 12% वोकलिग्गा का। लेकिन उसी के साथ कुरुबा और दलित वोट बैंक को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कुरुबा 8% है और वहां पर दलितों की तादाद 17% से ज्यादा बताई जाती है। सिद्धरमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं। तो लड़ाई स्थानीय चेहरों पर होगी या ये लड़ाई पैक की जाएगी और मीडिया करेगा? नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में ही थे, प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वहां पर देखा गया प्रधानमंत्री को। और अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी की बैठक चल रही है। कर्नाटक को लेकर अभी बीजेपी ने कोई सूची जारी नहीं की है, जबकि कांग्रेस अपने 166 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुकी है। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक जिसे कहते हैं। और राहुल गांधी कल जाने वाले थे कोलार। अब कोलार सबके जहन में ये जो जगह है वो चस्पा हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी मानहानि के मामले में 2 साल की सजा जो उन्हें मिली, जिसके चलते संसद सदस्यता चली गई और बंगला भी अब चला गया है, वो दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में ही जो उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर चोर शब्द का इस्तेमाल किया, उसके चलते ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ। वहां कल जाने वाले थे, अब 16 तारीख को जाएंगे। लेकिन जो हमने गुजरात में होते नहीं देखा, राहुल गांधी पुरजोर कोशिशें करते दिखेंगे, रैलियों को संबोधित करते दिखेंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब कांग्रेस के, कर्नाटक से आते हैं, दलित चेहरा हैं, लगभग 40 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हर क्षेत्र में, हर कर्नाटक के रीजन में 2-2 बड़ी बड़ी जनसभाएं और रोड शो करने वाले हैं। तो जोर आजमाइश जबरदस्त होने वाली है। लेकिन क्या ये मोदी बनाम राहुल गांधी भी होगी लड़ाई? और इसके नतीजे कौन मजबूत हो रहा है उसके तौर पर भी देखे जाएंगे क्या? बीजेपी ताल ठोक रही है 150 से ऊपर सीटें लाने की। यही दावा कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन अब इसे लोकसभा के संदर्भ में भी थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में भी पुट करने की जरूरत है। कुल मिलाकर 130 सीटें हैं दक्षिणी राज्यों में, साउथ ऑफ विंध्या के दक्षिण में जो हैं। कर्नाटक में 28 सीटें, बीजेपी 25 जीत गई थी पिछली दफा। 20 सीटें केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। 40 सीटें तमिलनाडु, 1 सीट में जोड़ रहा हूं पुडुचेरी की, वहां भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। 25 सीटें हैं आंध्रा में, वहां भी बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा था, लेकिन तेलंगाना की 17 सीटों में से वो 4 जीत गई थी। यानी कि 130 में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अब अंदर खाने से जो खबर आ रही है, बीजेपी ने अपना टारगेट 85 का रखा हुआ है इन 130 सीटों में से। 60 पर वो दावा कर रही है हम बहुत मजबूत हैं। तो ये 130 सीटों में कर्नाटक में किसकी सरकार आती है? बीजेपी का कमल फिर से खिलता है तो सब कुछ नॉर्मल। वहां हार होती है तो क्या इन सीटों में कटौती भी होती दिखेगी? तो क्या दक्षिण एक दिक्कत का सबब भी बन सकता है? ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। और मुद्दे क्या होंगे? अडानी मामले की बड़ी गूंज चल रही है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर वार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष कह रहा है अडानी के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ रेवड़ी बांटने वाली बात भी सामने आने वाली है। कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली सब्सिडी, गरीब महिलाओं को हर महीने 2000, बेरोजगारों को भत्ता, बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना, उस पर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। अब केंद्र सरकार ने भी एक समीक्षा समिति बना दी है, रिव्यू कमेटी बना दी है,
नई पेंशन योजना पर। तो मुद्दे क्या हावी होंगे, यह भी देखने वाली बात है। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भी साफ दिख रही है। टीपू सुल्तान बनाम सावरकर, एक मुद्दा यह भी है। पर इसमें एक और अहम बात, अभी मैं सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहा हूं। जेडीएस का क्या, 20 से 25 सीटों पर बहुत मजबूत उसे माना जाता है कि इतनी तो वो जीतेगी। कोई गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है जेडीएस और कांग्रेस का। तो जेडीएस वो सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहेगी क्या? उसका रुख और रवैया और उसकी परफॉर्मेंस क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है? और केजरीवाल भी, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है कर्नाटक में। विल दे बी एबल टू डू अ गुजरात? गुजरात में दहाई का आंकड़ा वोट बैंक के नाम पर, वोट शेयर के नाम पर वो ले गई थी, 5 सीटें भी लेकर गई और उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ था। तो आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस से क्या समीकरण बदल भी सकते हैं, पलट भी सकते हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कर्नाटक का किंग कौन? ये कुछ वो राकेश रोशन फिल्म बनाते थे, क शब्द पे बड़ा उनका जोर रहता था, तो उसकी एक झलक दिख रही है। पर लाख टके का सवाल भी यही है और 23 में दिखेगी 24 की झलक। चर्चा में मेरे साथ, जैसा हर संडे को मैं करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है। चर्चा में मेरे साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। अक्कू श्रीवास्तव एक और वरिष्ठ पत्रकार, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन आज स्टूडियो में नहीं, घर से ही, इनको भी संडे मनाने का पूरा हक है। और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अभय, आज शुरुआत आपसे करता हूं। कर्नाटक का चुनाव 1 महीना 1 दिन दूर, रणनीतियां बन रही हैं। बीजेपी की सीईसी की बैठक चल रही है। कांग्रेस ने 166 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। पहली नजर में यह लड़ाई क्या रूप स्वरूप लेती दिख रही है आपको? देखिए, अगर शुरुआती दौर पे समीक्षा करें तो कर्नाटक में जो चुनावी पलड़ा है वो कांग्रेस की तरफ झुका हुआ लगता है। अभी सी वोटर का सर्वे आया था और सी वोटर के सर्वे में तो साफ तौर पे ये कहा गया था कि 57% लोग, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गर्म है। सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ पे सीएम का आरोप लगा है। उनको 40% कमीशन की सरकार कहा जा रहा है। इसी प्रकार के पोस्टर लगे हैं और पोस्टर काफी बहुचर्चित भी रहे हैं वहां। तो अभी फिलहाल अगर आज की तारीख में आप मुझसे विश्लेषण करने के लिए कहें तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ज्यादा मजबूत विकेट पर बैटिंग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में है। इसकी कुछ और भी वजह है। एक वजह यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की कलह है वो दूर नहीं हुआ है। येदियुरप्पा मुंबई में काफी जम के ठनी हुई है और दोनों के बीच में आला कमान कोई सुलह नहीं करवा पा रहा है। इसलिए मोदी ने नीति बनाई है कि वो हर रैली में अपने साथ येदियुरप्पा और मुंबई दोनों को रखेंगे मंच पर। तो अमित शाह चाहते थे कि येदियुरप्पा अपनी राजनीति की कमान अपने बेटे को सौंप दें, लेकिन येदियुरप्पा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मुंबई भी लिंगायत समाज से ही आते हैं। येदियुरप्पा लिंगायत समाज के ज्यादा बड़े नेता हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमान वोटरों के बारे में इस बार ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस की तरफदारी कुछ ज्यादा करेंगे। पिछले चुनावों में मुसलमान वोट बढ़ते रहे जनता दल एस और कांग्रेस के बीच में, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद में न केवल कर्नाटक में मेरी मान्यता है कि सारे देश में मुसलमानों की हमदर्दी कांग्रेस के प्रति कुछ ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सारे वोट कांग्रेस को मिल जाएंगे, लेकिन पहले के मुकाबले कांग्रेस को मुसलमान वोट ज्यादा मिल सकते हैं। और ध्यान रखिए, कर्नाटक में 10% मुसलमान मतदाता है। जो मेरी रिसर्च टीम कह रही है वो तो 15-16 का आंकड़ा दे रही है। अब है नहीं, मुसलमान मतदाता जहां तक मेरी जानकारी है 10% है और आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी, ऐसी बात नहीं उसने अपनी कोशिशों में कोई कमी छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपनी चालें चल दी हैं। जैसे कि जो पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण का
के आरक्षण की पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था को भाजपा ने बदल दिया है। उसमें से मुसलमान पिछड़ी जातियों को निकाल दिया गया है, उनको ईडब्ल्यूएस में डाल दिया गया है और भोकलिगाओं को आरक्षण बढ़ा दिया गया है। भोकलिगाओं के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है और लिंगायतों के लिए। इसलिए पुराने मैसूर में जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं था, वहां पर मुख्य टक्कर जनता दल एस और कांग्रेस के बीच में हुआ करती थी। पुराने मैसूर में भाजपा अपना प्रसार करने की कोशिश कर रही है, वो नहीं चाहती कि इस बार भी ओल्ड मैसूर को निकाल के ही उसकी चुनावी मुहिम बनी रहे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों बड़े आक्रामक तरीके से ओल्ड मैसूर में इस बार रैलियां करने वाले हैं। तो भाजपा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन कांग्रेस में एकता भी भाजपा के मुकाबले कुछ ज्यादा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर डीके शिव कुमार में और सिद्धरमैया के बीच में तो एक खटपट चला करती थी, जो बड़ी मशहूर खटपट है। उस खटपट को भी ऐसा माना जाता है कि पहले के मुकाबले कम हुई है और दोनों एकताबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआती पहली नजर में आप कह रहे हैं अभी पलड़ा भारी दिख रहा है कांग्रेस का, पर ये तो अभी 1 महीना 1 दिन और बचा हुआ है और ये लड़ाई अभी तो जो सबसे करिश्माई शख्सियत के तौर पर आज भारतीय राजनीति में विराजमान है, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा हूं, वो मैदान में जब उतरेंगे, क्या ये लड़ाई मोदी बनाम राहुल गांधी भी होती दिखेगी? बीजेपी इसे करना चाहेगी या इसे स्थानीय विधानसभा चुनाव के लड़ाई के तौर पर ही सीमित रखा जाएगा? उससे पूछ रहे हैं जी। देखिए, नरेंद्र मोदी वहां पे जाएंगे, जैसा कि होता है कि उनके दौरे के आसपास बहुत हवा भारतीय जनता पार्टी मानती है। मीडिया भी लगातार ये कहता है कि वो जाके पूरे चुनाव को पलट देंगे, लेकिन राज्यों के चुनाव में चुनाव पलटना उनके लिए कई बार मुश्किल होता है। वो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पड़ता नहीं है। जहां भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है, वहां पर मोदी की मीटिंगें वो असर नहीं डाल पाती। जहां पर अनुकूल किस्म की जमीन हो, वहां पर मोदी जरूर बढ़ा सकते हैं। देखिए जाएंगे मोदी, वहां जाएंगे और अपोजिशन के भ्रष्टाचार की बात करेंगे। और कांग्रेस पहले से ही सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, जो अभी जनता की निगाह में चिपक भी रहा है। अगर सर्वेक्षण को देखें तो ये भी कर्नाटक के चुनाव में एक दिलचस्प बात होगी कि मोदी की बात जनता कर्नाटक की सुनती है या कांग्रेस जो भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा की सरकार पर लगा रही है उसकी बात सुनती है। और इसमें विधानसभा और लोकसभा के नतीजों में अंतर तो जग जाहिर है ही, इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं संजय। लेकिन एक मिनट, अब मैं संजय से पूछ रहा हूं। संजय, आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे अनफोल्ड हो रहा है ये कर्नाटक का चुनाव? ये चेहरों की लड़ाई, ये स्थानीय चेहरे उस पर हावी होते दिखेंगे आने वाले दिनों में, या ये राष्ट्रीय पटल के नेताओं की लड़ाई में तब्दील होगी? किस तरह से देख रहे हैं आप? संदीप, देखिए, मुझे लगता है जो 2 पार्टियां हैं जो दावेदारी कर रही हैं कर्नाटक के चुनाव में, दोनों की रणनीति अलग होने वाली है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा मुझे लग रहा है सामने आने वाला है। जिस बात की चर्चा अभी अभय जी कर रहे थे कि पार्टी के अंदर में जो बोमई और येदुरप्पा का जो फैक्शन है वो सुलह नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में बीजेपी कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने लाके चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, चेहरों की बात अगर करेंगे, तो कांग्रेस में लोकल चेहरा ही सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के चेहरे पर या जो उनके नए प्रेसिडेंट हैं उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कोशिश होगी कि भाई सिद्धारमैया का चेहरा सामने आए और शिव कुमार का चेहरा सामने आए। वो पार्टी को तय करना उन दोनों में से किसके चेहरे को वो फोरफ्रंट पर लाना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है बीजेपी राष्ट्रीय चेहरे का सहारा लेगी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए कांग्रेस ये देखेगी कि उनके लिए फायदे का सौदा ये है कि लोकल चेहरे को लेके सामने आए। अगर रही बात मुद्दों की, इसमें भी मुझे फर्क दिखाई पड़ता है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने हिमाचल में जीत दर्ज की, तो उस जीत से कांग्रेस को यह लगता है कि अगर लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो उनके पक्ष में चुनाव जाता हुआ दिख सकता है। अगर कर्नाटक की बात करें, वहाँ लोकल मुद्दे बहुत हैं और उसमें जिस बात की चर्चा अभय जी अभी कर रहे थे, करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि कर्नाटक का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाए, सरकार के मिसगवर्नेंस पे लड़ा जाए, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ा जाए। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी निश्चित रूप से ये कोशिश करेगी कि ये लोकल मुद्दों से पे चुनाव ना हो, केंद्रित हो, और बीजेपी बड़े मुद्दों को लेके आएगी। बड़े मुद्दे मतलब राष्ट्रीय, मतलब बड़ा दिलचस्प होगा। मैं 1 सेकंड के लिए इंटरव्यू कर रहा हूं। पर्सनालिटी का
एक सेकंड के लिए, मतलब बड़ी दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई कि बीजेपी राष्ट्रीय चेहरा दिखाएगी पर स्थानीय मुद्दों की बात करेगी, कांग्रेस स्थानीय मुद्दों की बात करते हुए वो स्थानीय चेहरों पर ही ज्यादा तवज्जो तरजीह देती दिखाई देगी, जबकि दरअसल मीडिया, हम जो यहां बैठे हैं वो तो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आने वाले दिनों में ये तो मोदी बनाम राहुल गांधी की तस्वीरें ही सब राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों पर दिखाई देंगी जब कर्नाटक की बात होगी। एक करेक्शन करूंगा संदीप, आप कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी राष्ट्रीय चेहरे, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे और राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। हाँ। लोकल मुद्दों से वो अपने आप को किनारे करने की कोशिश करेगी। आपने जिस बात का जिक्र किया, ये तो जरूर है कि जब भी मीडिया में इस बात की चर्चा होगी तो यही चर्चा होगी मोदी बनाम राहुल गांधी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी साफ रखेगी। अगर राहुल गांधी के चेहरे और मोदी बनाम राहुल होने का मतलब है कांग्रेस के लिए कांग्रेस को मुश्किलें आएंगी ज्यादा, तो कांग्रेस के लिए फायदा यह है कि लोकल चेहरे पर और लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। और जैसा मैंने कहा, हाल ही में जो हिमाचल की जीत हुई है तो उन्हें इस बात का अंदाज है। नहीं, अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है, डीके शिव कुमार, वो उन्होंने अपने सारे उम्मीदवारों नेताओं को ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टली कोई अटैक करने की जरूरत नहीं है। पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी तो आके जाएंगे ना ये चुनाव। 28 सीटें हैं लोकसभा की कर्नाटक में संजय, 25 पर बीजेपी जीती थी, और कुल मिलाकर जो 130 सीटें हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना में, वहां पर फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि उत्तर भारत में वो मैक्स कर चुकी है। अब 25 में से 25 सीटें जीत लेना, या 26 में से 26, या 7 में से 7, 10 में से 10, उससे ऊपर नहीं जा सकती है। तो कर्नाटक के विधानसभा के नतीजे क्या दिल की धड़कनें 2024 को लेकर इसलिए भी बढ़ा रहे हैं? बीजेपी के खेमे की बात कर रहा हूं। देखिए बार बार इस बात की चर्चा तो हो रही है कि भाई ये सेमीफाइनल है, इसका असर क्या होगा 2024 पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चुनावों का 2024 में लोग वोट कैसे देंगे। भले ही इन चुनाव में किसी एक पार्टी को वोट करें, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से लोग वोट देंगे उससे यह अंदाज बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के वोटर कैसे वोट करेंगे। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे और कई इस पर चर्चा भी हुई है कि लोग एकदम स्प्लिट वोट आजकल कर रहे हैं। राज्य के चुनाव में वो बिल्कुल राज्य की पार्टी, उन्हें लगता है जिस पार्टी को राज्य में जिताना चाहिए उसके लिए वोट कर रहे हैं, और जब केंद्र की बात होती है तो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के लिए और बीजेपी के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है, तो बहुत अचानक स्विंग होता है वोटर का। दिल्ली एक बहुत बड़ा उदाहरण है, 2-2 चुनाव ऐसे हमने देखे, और ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। तो बीजेपी के लिए धड़कन जरूर तेज हो सकती है। उन्हें जरूर लगेगा कि अगर उनकी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है विधानसभा के चुनाव में, तो थोड़ी धड़कन तो तेज होगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी कर्नाटक में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नतीजे बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं लोकसभा में जैसे कि दिल्ली क्या, राजस्थान में सरकार बन गई कांग्रेस की 2018 में, 25 की 25 सीटें जीत गई बीजेपी। 29 में से 28 मध्य प्रदेश में जीत गई, जहां पहले कांग्रेस की सरकार बनी। हाँ, 2/3 बहुमत के साथ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत गई। तो आशु, क्या 23 में 24 की झलक दिखेगी, या ये कंपैरिजन ही इररेलेवेंट है? संदीप, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं जो मेरी कर्नाटक चुनाव को लेकर जो 5 अवधारणाएं हैं उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में जो भारतीय जनता पार्टी उसकी तुलना में वहां कमजोर पार्टी है। पहली बात यह, वहां आज की तारीख में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी विधानसभा के चुनाव में कभी भी उसको बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है। उसका मैक्सिमम जो सीट थी वो 110 सीट थी 2008 के चुनाव में, जो बहुमत से 3 पीछे थी। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी है वो ट्रेडिशनली आज भी कर्नाटक के अंदर 35% से कम वोट लेकर नहीं आती, भले वो सरकार बनाए या सरकार ना बनाए। तीसरी बात, कर्नाटक के अंदर हमेशा कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा रहता है विधानसभा के चुनाव में। जैसे आप पिछले बार का उदाहरण ले ले, 2018 बीजेपी को 104 सीटें मिली, लेकिन वोट था उसका 36%, कांग्रेस को 80 सीटें मिली, लेकिन वोट था 38%। चौथी बात,
कांग्रेस पार्टी 2 बार बहुमत का आंकड़ा लेके आ चुकी है, बीजेपी नहीं लेके आई। 5वीं बात, जनता दल सेकुलर एक स्ट्रांग फैक्टर विधानसभा के चुनाव में है और पार्लियामेंट के चुनाव में स्ट्रांग फैक्टर नहीं है। अब ये इसके आधार पे हम ये कहें, इसका मतलब है अगर हम सिर्फ अरिथमेटिक के आधार पे कहें और ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे कहें, जो लेगेसी फैक्टर है, तो बीजेपी अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा इस चुनाव में पाती हुई दिखती नहीं है। जो आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात कहें तो कांग्रेस जरूर बहुमत का आंकड़ा पाते हुए दिखाई पड़ती है। और आज जो पोलराइज एटमॉस्फेयर है, उस पोलराइज एटमॉस्फेयर में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के करीब होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बनस्पत की बीजेपी और जनता दल सेकुलर के। तो अगर स्टैटिस्टिकली हम बात करें तो भी बीजेपी की सरकार फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, अनलेस कि कुछ और चमत्कार हो जाए जिसकी जानकारी हमें आपको ना। जहां तक पार्लियामेंट की बात है तो कर्नाटक में एक अजीबोगरीब फिनोमेना देखने को मिलता है। वो अजीबोगरीब फिनोमेना ये है कि पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 7% से लेकर 23% तक जंप करता है। ये मैं 2004 के बाद के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं अगर आपको कहूं 1999 के बाद के आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो ये जो 7% से लेकर 23% तक जो बीजेपी का आंकड़ा जंप करता है पार्लियामेंट के चुनाव में, इसका मतलब यह कि पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो कांग्रेस उसके पासंग भी नहीं आ पाती। पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 7% से हम ये कहें कि -7% से 5% तक बढ़ता है, यानी मैक्सिमम वोट शेयर जो बढ़ता है उससे 5%, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता, जबकि बीजेपी 23 तक जाती है। जनता दल सेकुलर 20% से घटकर 10% पे आ जाती है। अब अगर इसके आधार पर अगर हम कर्नाटक के चुनाव में अगर कोई नतीजे आते, उसके आधार पर अगर हम पार्लियामेंट के चुनाव का आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पर गलती करेंगे, क्योंकि विधानसभा में ट्रेडिशनली बीजेपी कमजोर है। पार्लियामेंट के चुनाव में ट्रेडिशनली बीजेपी कांग्रेस से बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। पर इसकी एक पलट तस्वीर भी तो है, एक नैरेटिव बिल्डिंग की जो बात होती है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, साउथ ऑफ विंध्यास, मैं ये फर्क यहां पर लेकर आना चाहूंगा। साउथ ऑफ विंध्यास, नॉर्थ में आप पहले ही सैचुरेशन पॉइंट पर हैं, तो बीजेपी का ये कहना 130 सीटों में 85 का टारगेट वो कर रहे हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है, एक असर होता है कि इस राज्य में ये माहौल, ये मन लोगों का बनता दिख रहा है, तो उसके असरात केरल में भी दिखेंगे, तमिलनाडु में भी, आंध्रा में भी, तेलंगाना में भी। क्या ये रीडिंग भी होगी आने वाले दिनों में? काश ऐसा होता। एक फैक्टर जो हम निगेट कर देते हैं, नॉर्थ इंडिया में नरेंद्र मोदी का जादू विधानसभा के चुनाव में भी नहीं चलता है, तो कर्नाटक में कैसे चलेगा? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2018 कांग्रेस बीजेपी हार गई, अभी हिमाचल प्रदेश बीजेपी हार गई, हरियाणा, बहुत सारे 11-12 स्टेट है जो मैं आपको गिना सकता हूं, उस वक्त खैर उसको हम छोड़ देते हैं। तो मेरा यह कहना यह है कि आज की तारीख में कर्नाटक के अंदर बीजेपी में भयानक तौर पर फैक्शनलिज्म है। जिस तरीके से येदियुरप्पा को ट्रीट किया जा रहा है, उसकी वजह से लिंगायत वोट में कमी आ सकती है। बीजेपी ने वोकालिगा वोट को साधने की कोशिश की, लेकिन वहां के जो जिसे कहते हैं ना आदि चुनचानगिरी के जो मठ हैं, निर्मलेंदु स्वामी, उन्होंने तक यहां तक कह दिया कि आप जो फिक्शनल हिस्ट्री बनाने की बात करते तो कृपया मत करिए। वो जहां तक सीटी रवि कुमार है, वो येदियुरप्पा के खिलाफ बात करते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी जो है कर्नाटक के अंदर फैक्शनली डिवाइडेड है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं, लीडरशिप चीफ मिनिस्टर की बहुत ज्यादा कमजोर है। येदियुरप्पा बहुत मेहनत करेंगे, इसमें संदेह है। कांग्रेस में भी फैक्शनलिज्म है, लेकिन शिव कुमार और सिद्धरमैया आज की तारीख में बीजेपी की लीडरशिप पे 20 पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें, लेगेसी ट्रेडिशनल संदर्भ बात करें, तो बीजेपी आज की तारीख में शुड बी वरीड इन कर्नाटक। वो कितनी सीटें रिटेन कर पाएगी, कितनी नहीं कर पाएगी, अलग तरीके का सवाल है, लेकिन कर्नाटक वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब होने वाला है। और लेकिन इसके आधार पर हम ये कहें कि पार्लियामेंट में ऐसा हो जाएगा, मैं उस थियरी को नहीं मानता। ठीक है, तो बीजेपी की सीईसी की बैठक भी चल रही है सुकेश। बीजेपी में अमूमन ये नहीं देखा जाता है, हमने हिमाचल में भी देखा, अंदर खाने उठापटक बहुत हो रही थी, सिर पुटव्वल थी बड़े बड़े शीर्ष नेताओं में। कर्नाटक के बारे में यही आकलन संजय, अभय और आशुतोष तीनों कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी, अब खबर ये आ रही है, दाएं और बाएं अपने साथ मुंबई और येदियुरप्पा को लेकर चलेंगे। और ये सिलसिला देखिए, सिर्फ अगर मैं कहूं कर्नाटक तक सीमित नहीं, ये परेशानी राजस्थान में भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा होंगे या किसी को और को वहां पर लाया जाएगा। ये बीजेपी में चुनावी मौसम में अमूमन ऐसा होता नहीं दिखता है। ये एक नई दिक्कत शुरू हुई है क्या बीजेपी में? देखिए संदीप, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्लायबल रमन सिंह हैं, या मैं कहूँगा कि जितने प्लायबल शिवराज सिंह चौहान हैं, उतने प्लायबल येदियुरप्पा नहीं हैं। येदियुरप्पा को हटाया गया, लेकिन उन्होंने आर्म ट्विस्ट किया और येदियुरप्पा आज भी पिक्चर में बने हुए हैं। माइनस येदियुरप्पा वहाँ स्थिति बहुत ही मुश्किल होती है बीजेपी के लिए। इसलिए आपने देखा होगा, आप सब में से सब लोग कह रहे हैं बार बार कि अभी प्रधानमंत्री वहाँ उतरेंगे, प्रधानमंत्री वहाँ उतरेंगे। प्रधानमंत्री वहाँ ऑलरेडी उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री पूरे कर्नाटक में घूम चुके हैं। मेरे ख्याल से आज उनका ये दौरा 10वां 11वां दौरा था। एक तरीके से वो इलेक्शन के शुरुआत के पहले से अगर जोड़ ले तो 10 से 11 बार वो कर्नाटक जा चुके हैं। कर्नाटक कितना महत्वपूर्ण है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसको जरा इस तरीके से अगर देखें कि एकमात्र स्टेट है कर्नाटक जहां साउथ में जहां बीजेपी की सरकार है, तो नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें कि अगर वहां से बाहर हो जाती है बीजेपी, तो साउथ जहां आप इनरोड बनाने की बात कर रहे हैं और जहां सूत्रों के हवाले से आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने लिए एक टारगेट रखा है और वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, वो अगर माइनस कर्नाटक अगर आप देखें तो वो जीरो दिखाई देगा, वो बहुत नगण्य दिखाई देगा। उस टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए वहाँ चाहे राजस्थान में आप जैसे वसुंधरा को निगेट नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से वहाँ आप येदियुरप्पा को नहीं कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण देख लीजिए, मैं बता दूं दर्शकों के लिए, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। उन्होंने एक पार्टी बनाई 2013 में, वो अलग 2012 में अलग हुए, 13 में वो चुनाव लड़े, केजेपी, और उनकी पार्टी जीत पाई 6 सीट, लेकिन उन्होंने डेंट डाला बीजेपी को ऐसा कि बीजेपी कर्नाटक में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। बीजेपी 19.9% वोट ले आ पाई। इसी के आसपास जेडीएस थी, करीब 20% के आसपास उसको वोट आया, और बहुत आगे हो गई थी कांग्रेस। तो ये फैक्टर कितने बड़े हैं येदियुरप्पा, वो ये पहले दिखा चुके हैं। और हराने के बाद दरअसल उन्होंने कहा था कि बीजेपी को समझ में आ गया होगा कि येदियुरप्पा क्या चीज है। तो वहां, और मैं आपको पहली बार बताऊं कि पहली बार जब बीजेपी वहाँ जेडीएस के साथ मिलकर उसकी सरकार बनी थी, दोनों कोलिशन में गए थे और येदियुरप्पा ने शपथ ली थी, तब मैं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ वहाँ गया था, क्योंकि वो एक बड़ा जलसा हुआ था वहाँ, क्योंकि कर्नाटक में द्वार खुला, साउथ में द्वार खुला था। और तब उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि मैंने उनके पोस्टर्स को दूध में नहलाते हुए उनके सपोर्टर्स को देखा था। तो कर्नाटक अपने आप में एक अलग स्टेट है, वहाँ इस तरीके से आप एक तरीके से बुलडोज नहीं कर सकते हैं स्टेट लीडरशिप को। इसलिए बड़े कॉशियस होकर प्रधानमंत्री उस स्टेट की तरफ देख रहे हैं। और क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं सुकेश, कांग्रेस ने 166 उम्मीदवारों की सूची जारी भी कर दी, बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। बिल्कुल, वो बहुत कॉशियस होकर चल रहे हैं, क्योंकि उन सबको मालूम है। अब मैं आगे अगर बताऊं कि जो वोट बैंक है बीजेपी का, वो मोटे तौर पे लिंगायत वोट बैंक है, जो जिस जाति से येदियुरप्पा आते हैं, और उसके अलावा जो एक नैरेटिव वो बिल्ड करती है, वो हिंदू मुसलमान के आधार पे वो नैरेटिव बिल्ड करती है। कांग्रेस का एक अम्ब्रेला एक तरीके से कोलिशन है, उसके पास वो कलिग्गा लीडर के तौर पे डीके शिव कुमार है, कोरबा लीडर के तौर पे सीतारमैया है, दलितों का एक बड़ा चंक उनको सपोर्ट करता है। तो उनका एक अम्ब्रेला कोलिशन है, जिसकी तरफ इशारा किया आशुतोष ने कि वोट परसेंटेज उसका एक बड़ा फॉर्मिडेबल वोट परसेंटेज होता है, चाहे सीटें उसकी कम हो लेकिन वोट इंटैक्ट होता है। लेकिन इस बात से मैं अग्री करता हूं आशुतोष के कि यही कम से कम लास्ट 2 चुनाव में, हालांकि एक पुराना रिकॉर्ड भी रहा है, लेकिन लास्ट 2 चुनाव में देखे कि स्टेट के असेंबली के चुनाव में जहां
बीजेपी एक सर्टेन पॉइंट के बाद नहीं उठ पाती। 112 सीट अपने 113 सीट वो अपने दम पे नहीं ला सकी है, लेकिन 2019 के चुनाव में तो 50% से ज्यादा वोट पार्लियामेंट्री चुनाव में मिले थे। तो वो अचानक से एक जंप आता है नरेंद्र मोदी के नाम पे, तो क्या इसको सीधे सीधे पार्लियामेंट्री इलेक्शन से जोड़ना ठीक होगा? ये अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए इसमें एक अच्छी दरअसल खबर बात इसकी आ ये हो सकती है, जाती है अगर इन्हीं सुकेश, इसमें बात ये हो जाती है, देखिए कर्नाटक अब राहुल गांधी की सदस्यता जो गई, बंगला जो गया, जो सजा हुई है, उससे भी जुड़ गया है। कोलार में ही वो भाषण दिया गया था 2019 में। भारत जोड़ो यात्रा काफी वक्त उन्होंने कर्नाटक में भी गुजारा। तो जो संजय कह रहे थे कि कांग्रेस चाहेगी स्थानीय मुद्दे उठे, स्थानीय ही चेहरे हों, जो कांग्रेस के यहां पर खासम खास तथाकथित रणनीतिकार बैठे हैं, वो ये मौका क्यों गंवाने देंगे कि ये राहुल गांधी की जीत है, राहुल गांधी का किया हुआ काम है। तो वो नैरेटिव, चाहे वहां के लोकल लीडर ना चाहें ये मोदी बनाम राहुल ना बने, कांग्रेस के यहां के रणनीतिकार तो वो चाहेंगे कि भाई राहुल गांधी की जीत है ये, अगर ऐसा होता है तो। नहीं, इस जीत को अगर वो जीतते हैं तो बाद में भी इस जीत को पेंट कर दिया जा सकता है कि राहुल गांधी की वजह से जीत हुई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कर्नाटक से होकर गुजरा था। तो ये कांग्रेस पार्टी मान चुकी है, वो इंटरनलाइज कर चुकी है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी को स्टेट के चुनाव में खड़ा करना उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी नहीं है, बहुत फेचिंग नहीं है। अभी अभी हिमाचल में के नतीजे उस बात के गवाह है। तो मुझे लगता है कि जो लोकल चुनाव है, जो स्टेट के मुद्दे हैं, उसमें कांग्रेस अपने आप को बहुत कंफर्टेबल स्थिति में पा रही है। जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार के मुद्दे नेशनल इशू पे उठा रही है, नेशनल लेवल पे उठा रही है, स्टेट के लेवल पे भी जिस तरीके से बीजेपी को उसने भ्रष्टाचारी सरकार के तौर पे पेंट किया है, और एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस बात को मानने लगी है कि बीजेपी की बहुत फेयर गवर्नमेंट नहीं चल रही है, बहुत ऑनेस्ट गवर्नमेंट नहीं चल रही है। जिस तरीके का गवर्नेंस होना चाहिए था, वो मुंबई खासतौर पर येदियुरप्पा के हटने के बाद जो नए सीएम आए हैं उनके नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं, और चस्पा हो गया है कि पे सीएम, जो अब प्रधानमंत्री के नाम पे चिपकाने की कोशिश हो रही है कि पे पीएम अदानी से जोड़कर, वो वहां पे सीएम बहुत दिन से चल रहा है। तो भ्रष्टाचार वहां एक बड़ा मुद्दा है जिसको स्थानीय स्तर पे वहां के स्थानीय नेताओं ने बड़े लेवल पे फैला दिया है। और इसके अलावा एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो ये है कि 1985 के बाद, मेरे ख्याल से रामकृष्ण हेगड़े की सरकार रही होगी, उसके बाद आज तक वहां कोई सरकार 35 सालों में रिपीट नहीं हुई है। तो ये भी कांग्रेस को लगता है कि उनके पक्ष में जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोर की बीजेपी के खिलाफ है। एक हिस्टोरिकल जो फैक्ट है कि 35 सालों में कोई सरकार वहां रिपीट नहीं हुई है। एक अम्ब्रेला कोलिशन जो है कांग्रेस का, वो इस बार ज्यादा मजबूती से काम करेगा, इसकी भी उम्मीद है कांग्रेस को। कुछ वक्ता जो ये कह रहे थे कि वोकालिगा और लिंगायत मुस्लिम को हटाकर उनका आरक्षण खत्म कर वोकालिगा और लिंगायत में जो बांटा गया, उससे बीजेपी ने शायद बेस अपना बढ़ाया है। मुझे लगता है कि उन दोनों को कन्फ्रंट, एक तरीके से कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड ले लिया बीजेपी ने, उसका बहुत फायदा नहीं हुआ है दोनों वर्ग। तो अभी बहुत सारे पेच हैं, पर इन पेचों में सुकेश, कांग्रेस के इन पेचों में अक्कू भाई, अभी हम कांग्रेस बीजेपी की ज्यादा बात कर रहे हैं, पर यह चुनाव या इसका विश्लेषण मुकम्मल नहीं हो जाता जब तक हम जेडीएस की भी चर्चा ना करें। जेडीएस क्या फेंस सिटिंग कर रही है? गठबंधन ना होना, 19-20 पार्टियां साथ साथ घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, इक्का दुक्का नाराज होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये केंद्र की तस्वीर है, राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर। पर विधानसभा में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन अभी ना हो पाना, और वो फ्रेंडली फाइट करेंगे या एक दूसरे का वोट बैंक भी काटेंगे, क्या कांग्रेस और विपक्षी खेमे की इस रणनीति पर, उनके तौर तरीकों पर भी नजर करने की जरूरत है क्या? देखिए, मुझे लगता है ये बात बहुत साफ है कि इस बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, जितने भी अभी स्टेट असेंबलीज के चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, वहां अगर कोई फंसने वाली सबसे ज्यादा है
तो भारतीय जनता पार्टी है। आप हिमाचल में भला ही वो हार गई हो, लेकिन वहां ऐसी बुरी स्थिति नहीं थी परसेप्शनली कि शुरुआत से ये माना जाने लगे कि साहब हाँ वहां तो बिल्कुल हार होना पक्का है। हिमाचल में ये माना जा रहा था कि कड़ी बात होगी, लेकिन ओपीएस नाम की चिड़िया ने, उसकी स्कीम ने एक ऐसा खेल खेला, और हिमाचल में क्योंकि राज्य कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा है, और फिर वो उसी तरीके से सामने आया। और राज्यों की बात करें, बीते जितने चुनाव हुए, त्रिपुरा हो गया या और भी जो भी हुए, वहां कभी भी इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई नहीं नजर आई, जबकि वहां पे भी विवाद थे, स्थानीय नेताओं के विवाद थे, वो सब रहा। लेकिन कर्नाटक ऐसा है कि उसको ऐसा पिछले 6 महीने से प्रतीत किया गया या बताया गया कि साहब वहां बीजेपी की स्थिति सबसे खराब है। निश्चित रूप से मुंबई से जो उम्मीद की जाती थी, मुंबई इस समय एक पार्टी के लिए एक बोझ ज्यादा साबित हुए हैं। येदियुरप्पा ने ही उनका नाम दिया, लेकिन उसके बावजूद ना वो उस तरह परफॉर्म कर पाए, ना उनके लोग इस तरह परफॉर्म कर पाए, और जो बीजेपी की गले में बिल्कुल सांसद बने पड़े हुए हैं। येदियुरप्पा को लेना बहुत मजबूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका पहला सवाल था कि क्या जेडीएस करेगी, और जेडीएस की रणनीति ऐसी क्यों हुई कि कांग्रेस से उसका गठबंधन हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ, या और भी क्या कारण है स्थानीय दलों के। कहने को तो आम आदमी पार्टी ने भी मैं अगला सवाल वही पूछने वाला था, जेडीएस अभी आम आदमी पार्टी को क्या पूरी तरह से डिस्काउंट करे या वोट कटवा भूमिका में वो आएगी, और किसका काट सकती है? निश्चित रूप से वो वोट कटुआ भूमिका में आएगी, और उसके वोट कटुआ जो होंगे वो स्थानीय उम्मीदवार होंगे, जो जैसे अब आप सब लोग एक मुश्त मान रहे हैं कि लिंगायत, मेरा मानना यह है कि मुंबई के हिस्से का वोट बैंक नहीं है। मुंबई चीफ मिनिस्टर है, इसलिए वो उनको आगे रखा जा रहा है, आगे क्योंकि हटाया नहीं गया है। और जहां तक येदियुरप्पा का है, येदियुरप्पा को जितना मान सम्मान दिया गया, जितने तरीके से उनकी सभाओं में मोबाइल समर्थन में प्रधानमंत्री ने मोबाइल की लाइट जलवाई और मान दिया, फिर उसके बाद गृह मंत्री जिस तरह से उनके घर गए, उनके बेटे से गुलदस्ता लिया, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये जो वोट कटवा लोग हैं, जो जिसको आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से एक वोट कटवा की भूमिका में, वो जीतने में भी नहीं आई है और ना जीतने का दावा कर रही गुजरात के तरीके से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी गूंज, दिल्ली की गूंज वहां नहीं पहुंची हो। भ्रष्टाचार जो है वो कर्नाटक में एक बड़ा मुद्दा रहा है और लगातार उस पर बातें रही हैं, और ये भ्रष्टाचार सिर्फ आज का नहीं है। मुझे लगता है साउथ की राजनीति में भ्रष्टाचार एक मुख्य केंद्र है वहां राजनीति का, जिसको हम सब स्वीकार करेंगे। और जितना वो महंगे चुनाव साउथ में होते हैं, उतने शायद देश के अन्य राज्यों में नहीं होते हैं। ये मैं बात जानबूझ के और बहुत केंद्रित होकर कह रहा हूं, और साउथ के ज्यादातर राज्यों में इस तरीके की स्थितियां रही हैं। जहां तक रणनीतिक सवाल है, पूरा खेल दोनों ही पक्ष जो है बहुत रणनीतिक कर रहे हैं। जेडीएस और कांग्रेस को ये माना जाना चाहिए कि वो दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ गलबैया भी कर रहे हैं और बाहर अलग अलग लड़ रहे हैं। उसके पीछे एक रणनीतिक कारण है। रणनीतिक कारण ये है कि वोकलिगा का वोट जो है वो इस बार थोड़ा डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, और वो जब, क्योंकि हमारा जो पार्टी सिस्टम है, जो वोटिंग सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसकी वजह से पिछली बार भी कांग्रेस को 2% वोट ज्यादा होने के बाद भी सीटें नहीं मिली थी, तो उसका वजह ये थी कि उस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में वोकलिगा के उम्मीदवार, वहां उनकी जीत की जो अंतर होता था वो बहुत बड़ा होता था। बाकी जगह जो है वोट का अंतर उतना बड़ा नहीं होता था। संजय जी इस बारे में और ज्यादा विस्तार से बात कर सकते हैं। और बाकी जगह पर उतना नहीं होता था, जिस वजह से वोट परसेंटेज ज्यादा होने के बाद भी कांग्रेस हार जाती थी वहां पर, मतलब सरकार नहीं बना पाती थी।
तो यहाँ ये कोशिश की जाएगी कि वोकलिंगा का वोट बैंक किसी तरीके से जेडीएस के पास रहे, देवगौड़ा कुमारस्वामी के पास रहे, और ताकि वो अपना वो एक मुश्त वोट रहे और इधर अपनी कांग्रेस अपनी रणनीति में आगे बढ़ जाए। जहां तक तो केजरीवाल मतलब का वोट रणनीति है, तो अपनी बनाई जा रही है, पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में खाका अगर मैं खींचूं, अभय, कांग्रेस है, जेडीएस है, फ्रेंडली फाइट की संभावनाएं तो ज्यादा दिख रही हैं, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, पर ये डिवाइडेड बटा हुआ विपक्ष दिख रहा है। इसी कर्नाटक में चुनाव के बाद 2018 में हमने 17 दल के नेता हाथ मिलाते हुए भी दिखे थे। तो विपक्षी एकता को लेकर यह विधानसभा चुनाव कितना अहम होगा, या नतीजों के बाद फिर ताल ठोकी जाएगी और तब तक अभी वो जो असमंजस की स्थिति बनी रहेगी? विधानसभा चुनावों में विपक्षी एकता की हम लोग कल्पना कैसे कर सकते हैं? विधानसभा चुनाव में तो जनता दल देवगौड़ा की पार्टी के लिए भी अस्तित्व का सवाल है। लोकसभा में उनकी बहुत बुरी हार हुई थी। उनके जो बताया जा रहा है ना कि भाजपा के वोटों में लोकसभा के लिए कितना बड़ा उछाल आया था, तो वो उछाल इसलिए आया था क्योंकि जनता दल एस का बहुत ज्यादा वोट भाजपा में चला गया। ओल्ड मैसूर, जहां विधानसभा के चुनाव में भाजपा लड़ाई से पूरी तरह बाहर रहती है, वहां पर सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वो कुमारस्वामी के बेटे भी चुनाव हार गए थे, खुद देवगौड़ा हार गए थे। तो जनता दल एस के लिए ये अस्तित्व का सवाल है। उसको अलग से चुनाव लड़के ये दिखाना है कि उसका वोट बैंक लोकसभा के चुनाव में जो उसके हाथ से निकल गया था, दोबारा उसके पास आ गया है। और इसी जगह मुझे शक होता है जनता दल एस का चुनाव में प्रदर्शन कैसा होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड है कि भाजपा के अंदर अगर किसी भी समुदाय का वोट जाता है तो वो पूरी तरह वापस नहीं आता है, कुछ ना कुछ भाजपा में रह जाता है और काफी बड़ा हिस्सा भाजपा में रह जाता है। ये इस पार्टी की विशेषता है। तो इसका नुकसान जनता दल एस को इस बार विधानसभा के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। वो मजबूती और जम के चुनाव लड़ेंगे, ये बात सही है, लेकिन वो पूरा वोट उन्हें वापस मिलेगा इसमें मुझे शक है। वो वोट बहुत सा भाजपा में रह जाएगा, इसलिए उन इलाकों में जहां भाजपा बिल्कुल सिफर रहती थी वहां भी भाजपा इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। भाजपा को इस तरह, भाजपा की दावेदारी को हमें इस तरह खारिज नहीं कर देना चाहिए तरह। नहीं बिल्कुल, इसीलिए संजय, और छोटा छोटा जवाब चाहूंगा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। संजय, ये विपक्षी खेमे में 3 ताल ठोक रहे हैं। चलिए, स्पॉइलर की भूमिका में आम आदमी पार्टी है, बहुत ही नया एंट्रेंट है, पर जेडीएस की अपनी पॉकेट्स हैं, कांग्रेस, ये अपने आप में विपक्ष के लिए जब वो सत्ता की दावेदारी कर रही है एक चिंता भी बन सकती है क्या? एंड दैट कैन बी एन एडवांटेज फॉर द बीजेपी। दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया कि जितनी एंटी बीजेपी वोट बटेंगे तो बाय डिफॉल्ट इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। बीजेपी अभी कमजोर दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये कमजोरी चूंकि विपक्षी एकता नहीं है तो यही तो विपक्षी एकता की जो कमजोरी है शायद बीजेपी के लिए वही एक मजबूती दिखाई पड़ रही है कर्नाटक के चुनाव में। आशुतोष, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। देखिए, कर्नाटक के अंदर क्या स्थिति है कि जनता दल सेकुलर जो है वो ओल्ड मैसूर के इलाके में पावरफुल है, जहां पे उसका मुकाबला कांग्रेस के साथ होता है, और वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है। ओल्ड मैसूर के अलावा जेडीएस और त्रिकोणीय मुकाबला वहां कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए विपक्षी एकता का कोई फर्क कर्नाटक के चुनाव में पड़ने वाला नहीं है, और अगर अलग अलग तीनों लड़ते तो भी किसी तरीके का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज की तारीख में तीनों लड़ने वाले, जैसे बॉम्बे कर्नाटक का इलाका है, बॉम्बे कर्नाटक का इलाका ये लिंगायतों का इलाका जहां बीजेपी भारी पड़ती है। लेकिन अगर लिंगायत का वोट अगर टूट जाता, जैसा कि सुकेश से 2013 के बारे में बात किया था, तो वहां कांग्रेस भारी पड़ जाती। 50 में से 33 सीट भाजपा कांग्रेस जो 2013 में लेके आई थी, लेकिन जब येदियुरप्पा आ गए तो 50 में से 31 सीटें बीजेपी लेकर आ गई। तो आज की तारीख में अगर येदियुरप्पा थोड़ा सा भी नाराज दिखाई पड़ते हैं तो कर्नाटक और बॉम्बे के इलाके में निश्चित तौर पर जो है वो बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन चूंकि जेडीएस जो है वो ओल्ड मैसूर के इलाके में पावरफुल है, इसलिए बाकी के जगह में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। अपोजिशन यूनिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑपोजिशन यूनिटी हो या ना हो, अक्कू, क्योंकि दरअसल 24 की झलक 23 में दिखेगी क्या, यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। मेरे आज कार्यक्रम का भी सवाल है।
बिल्कुल दिखेगी, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं दिखेगी। अगर भाजपा हारेगी तो विपक्ष निश्चित रूप से उसको बड़े तरीके से बुलाना चाहेगा, और इसीलिए भाजपा पूरे दांव लगा रही है। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया का जो मामला चल रहा है वो बहुत बड़े स्तर पर, और उसको बहुत आगे बढ़ाने की इनकी योजना है। अगर इनका बस चले तो सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने जिस तरीके का बयान दिया कि अगर खड़गे हमारे नेता बनते हैं तो क्या खड़गे मुख्यमंत्री बनने आएंगे, ये एक बहुत हंसी मजाक का सवाल है। और उसके लिए सिद्धरमैया का बिल्कुल किनारे कर दिया गया, जबकि सिद्धरमैया वहां जातिगत तौर पर, वोट के तौर पर ज्यादा बड़े हैं। और दूसरा, जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक में चुनाव हर पार्टी में 3 लेयर पर हो रहा है। एक लोकल और प्रादेशिक नेताओं का, और दूसरे तरीके के नेता सिद्धरमैया हो या येदियुरप्पा हो या डीके शिवकुमार हो, जो स्टेट और केंद्र के बराबर के नेता। और तीसरा जो सबसे बड़ा है मामला वो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री का। इन 3 लेयर के चुनाव में सिर्फ जातिगत तरीके से हम खोजने की कोशिश करें, ये बहुत कोई उचित नहीं लगता है। चौथी और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि भ्रष्टाचार वहां सब पार्टियों में पूरी तरीके से, ये नहीं है कि आज से रहा है, पहले से भी रहा है। और उसकी आवाजें येदियुरप्पा के शासनकाल में भी नजर आती थी, सिद्धरमैया के शासनकाल में भी ठीक ठाक नजर आती थी। तो लोग सिर्फ भ्रष्टाचार पे भरोसा करके या भ्रष्टाचार के विरोध में कुछ करेंगे, मुझे वो भी नहीं लगता। सुकेश, अब आखिरी सवाल आपसे, विपक्ष की एकता को लेकर कर्नाटक क्या कहता दिख रहा है अभी, और 13 मई के बाद क्या तस्वीर उभर सकती है अगर जो यहां पर अभी जो आकलन है, शुरुआती आकलन की कांग्रेस का पलड़ा मजबूत दिख रहा है, तो 13 मई के बाद क्या कांग्रेस धुरी बनेगी, राहुल गांधी के चेहरे को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी? अभी मैं ये सारी संभावनाएं तलाशने की आपसे बात कह रहा हूं, एक भविष्यवक्ता होने की बात कह रहा हूं, पर यह भी कई बार जरूरी हो जाता है। क्या वो तस्वीर में अगर कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस मजबूत होकर बनेगी, धुरी बनती दिखेगी, या जो बाकी क्षेत्रीय दल चाह रहे हैं कि भाई छोटे दल का सम्मान कीजिए, उनका मान सम्मान बढ़ाइए, उनकी बात भी सुनिए, वो भी होता दिखेगा, या थोड़ा रायता भी फैल सकता है 13 मई के बाद? चूंकि आपने भविष्यवक्ता बनने के लिए कहा है, जो कि मैं बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि आपने कहा है इसलिए मैं नेकआउट करके ये कह सकता हूं कि कांग्रेस अगर कर्नाटक के चुनाव जीतती भी है, उसके बाद भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा, या कांग्रेस धुरी बनकर बाकी दलों को, बाकी रीजनल पार्टी को अपने टर्म्स पे अपने साथ रखना चाहेगी, मुझे इसमें शक लगता है। मुझे लगता है कि उसके पहले भी कुछ बातचीत हो सकती है, कर्नाटक चुनाव के बाद भी कोई बातचीत हो सकती है। हाँ, सीटों के अलायंस में फिर थोड़ा बार्गेनिंग पोजीशन में कांग्रेस आएगी अगर वो कर्नाटक जीतती है तो। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा इस चुनाव के नतीजों में पढ़ना नहीं चाहता हूं। और अभी तो चुनावी नतीजे आने हैं, अभी चुनाव होने हैं, 1 महीना 1 दिन बाकी है चुनाव होने में, ईवीएम में किस्मत कैद होने में, 13 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन कर्नाटक का जो ये चुनाव है, कर्नाटक का किंग कौन होगा, उससे आने वाली राजनीति का जो ऊंट है वो करवट जरूर एक बदलता दिखाई देगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35